हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो आज जो वीडियो है वो अपना जो चैप्टर सेकंड चल रहा था एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एसिड बेस और सोल्ट्स, उसका पार्ट थर्ड हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस और सोल्ट्स इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, पीएच स्केल हमने देख लिया, कुछ जो रिएक्शंस थी एसिड बेस की, मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, उनके साथ कुछ जो प्रोडक्ट्स बने वो हमने देखे। पार्ट सेकंड में जब हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था। ठीक है, इसको दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। और जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से जो नया टॉपिक है अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि जो पीएच है, जैसे कि एसिडिक, बेसिक जो मीडियम है, उनका अपनी जो डेली लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उसके अंदर क्या क्या यूजेस हैं उनके, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ यूज जो अपने लिए यूजफुल है, तो कुछ है जो अपने लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो यूज है हमने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए देखा। तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, मानव की अगर बात करें, तो इनका जो बॉडी है उसकी मेनली जो पीएच है उसकी रेंज 7 से 7.8 तक होती है। तो 7 जो न्यूट्रल पीएच हो गई, और 7.8 यानी कि 7 to 14 जब हम जाएंगे तो हमने देखा था कि ये जो पीएच वैल्यू है ये बेसेस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जैसे 7.4 to 7.5 जो पीएच है वो सलाइवा और इसके अलावा ब्लड की पाई जाती है। जबकि अगर HCl इन स्टमक की बात करें कि जो HCl है स्टमक के अंदर, तो उसकी पीएच होती है 1 से और 2 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि ये हाईली एसिडिक होता है। जो HCl हमने एग्जाम्पल देखा था वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सलाइवा और जो ब्लड है वो माइल्ड बेस होते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल से बेसेस होते हैं। जबकि अगर बात करें कि जो टूथ डिके है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चीज़ देखी थी कि जब हम खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स है अपने टीथ की बीच की जो स्पेस है उसमें फंसे रह जाते हैं। तो उनमें प्रेजेंट जो शुगर है उसको, जो बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, माउथ केविटी के अंदर, तो उसका डाइजेशन वो स्टार्ट कर देंगे। और वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो कुछ एसिड सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल एसिड जो सिक्रेशन होगा उसकी वजह से हमारे जो टूथ है उनका डिके हो सकता है। ठीक है, तो एक और बात मैं जो आपको बताऊं कि टूथ डिके से बचने के लिए हम जो पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं हम, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेस। तो वो क्या होते हैं, जो एसिड और जो बेस है वो मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका पीएच लेवल 7 हो जाता है। होता क्या है, जब टूथ डिके तब होता है जब पीएच लेवल जो है माउथ कैविटी का वो 5.5 से कम हो जाता है। यानी कि 5.5 यानी कि इस एसिडिक पीएच से अगर कम हो गया पीएच वैल्यू, अपनी बकल कैविटी, माउथ कैविटी का टूथ है वो खराब होने लग जाएंगे। उनके ऊपर की जो एक कवरिंग होती है इनेमल, और वो जो फॉर्मेशन होता है वो होता है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, उससे उसका फॉर्मेशन होता है। आपकी बुक में भी ये दे रखा है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यहीं पे लिख देता हूँ। इसका वो बना होता है। ठीक है, मात्रा थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, इंक भी इसमें डाल दिए तब भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस क्लास के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो जो बेस है, तो हमने देख लिया कि जो टूथपेस्ट है उनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, जो एसिड, जो बैक्टीरियल एसिड जो सिक्रेट किया माउथ कैविटी के अंदर, और वो बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके जो पीएच है वो लेवल वापस से 7 हो जाएगा। एक और जो प्रॉब्लम है पीएच इनबैलेंस की वजह से, कि जो एसिड रेन है, एसिड रेन होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जब इतने सारे अपनी अर्थ पे इंडस्ट्रीज हैं, अपनी पृथ्वी के ऊपर इतना सारा जो पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल्स की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रीज की वजह से, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो जो एसिड रेन है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि जब बारिश होगी तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितनी भी जो गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज है, जैसे SO2 जो इसका मेन, SO2 जो होता है ये इसका मेन वो होता है। जैसे SO2 जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो इसका मेन जो सोर्स है एसिड रेन का वो ये होता है। तो जब रेन मतलब जो बारिश जब होती है तो ये
SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देता है H2SO4, जो हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरीज में यूज करते हैं। तो ये जो एसिड है, जब ये बारिश होती है समुद्रों के अंदर या फिर रिवर के साथ, रिवर से होते हुए जब ये तालाबों वगैरह में पानी जाता है, नदियों में भी जब पानी जाता है, तो ये हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, पहला क्योंकि वहाँ पे pH इनबैलेंस हो जाता है। उसके अलावा एसिड रेन जब होता है कि जब pH लेवल है जो 5.6 से कम हो जाएगा, जो बारिश का पानी आएगा, अगर उसका pH लेवल 5.6 से कम हो जाता है तो वो जो बारिश है उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। तो अगर एसिड रेन की आपके एग्जाम में अगर डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं व्हेन द pH ऑफ रेन इज लेस देन 5.6। ठीक है, तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड फॉर आवर बिल्डिंग्स। जैसे कि ताजमहल को देखें अगर हम, तो संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट वो जो पत्थर हैं उनका वो बना हुआ है, तो उनको क्या नुकसान पहुंचा रहा है कि देखते देखते इतने सालों बाद वो उसका जो व्हाइट कलर था वो उड़ता हुआ येलो येलोइश होता जा रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो वो कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा, और वो जो प्रोडक्ट है उसका जो कलर है वो येलोइश होता है। तो हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो इस बारे में और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो दो डेली लाइफ में हार्मफुल यूज और कुछ यूजफुल चीज़ें जो हमने देखी, जैसे टूथपेस्ट में हम बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है टूथ के किस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। तो अब जो नेक्स्ट यूज़ जो हमको देखना है उसको हम यहाँ पे, इनको मैं एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले यूजेस जो इसको देखेंगे देख लेते हैं। जो इसका यूज़ है कि जब एसिडिटी के अंदर हम pH बैलेंसिंग का कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर एसिडिटी की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं एसिडिटी होती क्यों है। कि जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं, कभी कभी तली भुनी चीज़ें जब खा लेते हैं हम, तो जैसे ही जो फूड है वो स्टमक में जाता है तो वहाँ पे जो HCl है उसका सिक्रेशन होता है अपने स्टमक के अंदर। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनको जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, जो ऑयली फूड्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो HCl का वहाँ पे हाईली सिक्रेशन होता है, और जैसे HCl का जब वहाँ पे सिक्रेशन होगा स्टमक के अंदर, तो HCl एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब HCl की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाएगी, जैसे HCl हाई हो गया स्टमक के अंदर, हो गया हाई, ठीक है, तो ये एसिडिक है क्योंकि HCl एक टाइप का एसिड है, और क्योंकि ये एसिड है और इसकी जो क्वांटिटी है वो स्टमक के अंदर हाई हो गई, तो क्या होगा कि जो pH लेवल है स्टमक का वो बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, जो pH है ये बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, वेरी लो। जो pH है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और इसकी वजह से एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि जो एसिड की क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तभी तो जो pH है वो बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो एसिड है इसका न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम जिस बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और ये जो बेस है जो हम यूज करेंगे एसिडिटी फिनिश कर खत्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटाएसिड। इसको हम बोलते हैं एंटाएसिड। तो ये जो बेस है इसको हम एंटाएसिड बोलते हैं। ये जो एंटाएसिड होता है एक प्रकार का बेस होता है। तो ये जो बेस है हम जो यूज करते हैं इसका नाम है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तो एसिडिटी जब होगी कि जब एसिड की मात्रा जब स्टमक में बढ़ जाएगी तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ हम करेंगे। तो जो बेस है उसको हम बोलते हैं, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो बेस हम यूज़ करते हैं उसको एंटाइसिड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और वो जो बेस है जिसका हम यूज़ करते हैं वो है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस ये है। ठीक है, तो ये है अपना मैग्नीशियम। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो दो एटम्स प्रेजेंट हैं। इसको दूसरा नाम जो इसका कॉमन नेम है, जैसे NaCl को हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को, उसी प्रकार इसका जो दूसरा नाम है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी एसिडिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके वो है, तो जो 4th नंबर पे जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंसिंग का।
यानी कि पीएच का यूज करके कैसे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ डिफेंसिंग करते हैं। जो अटैक उन पर हो जाता है, कभी कभी उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर वो सेल्फ डिफेंसिंग को यूज करते हैं। और सेल्फ डिफेंसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनी बी, मधुमक्खी जो होती है, हनी बी जिसको हम बोलते हैं हनी बी। तो ये अपना स्ट्रिंग जो होता है, स्टिंग, जिसको हिंदी में डंक बोलते हैं। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है, जो स्टिंग होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड। तो इस जो एसिड से स्किन इरिटेशन होगी, ठीक है, वहाँ पे खुजली चलती है, वहाँ पे जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए उस जगह पे हमको कुछ बेस यूज करना पड़ेगा, यानी बेस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और जो बेस है जो हम यूज करते हैं वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। तो जैसा कि जो तीन जो हार्मफुल, तो ये हमने देख लिए हार्मफुल और जो यूजफुल यूजेस हैं इसके, वो हमने देख लिए पीएच के, अपने डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस हैं वो हमने देखे। फोर्थ नंबर पे जो है हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो जब काट देती है तो मधुमक्खी डंक, मधुमक्खी का जो डंक होता है, हनी बी स्टिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हनी बी स्टिंग, ठीक है। तो ये जो होता है इसके अंदर एसिड पाया जाता है, इसके अंदर होता है एसिड, ठीक है। और उसके डायग्नोसिस यानी उसको सही करने के लिए हम बेस का यूज कर सकते हैं, जो अपने घरों में पाया जाता है बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आंट यानी जो चींटी होती है, चींटियों के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो चींटियां जब काटती है तो वहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है, और वहाँ पे जो स्किन है वो रेडिश हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे होता है क्या है कि जो अपना जो फॉर्मिक एसिड है उसका फॉर्मूला है HCHO। इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन होता है। फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी हम बोलते हैं। छठा जो इम्पोर्टेंस है पीएच का अपनी डेली लाइफ में, वो होता है अपने जो सोइल होती है, खेतों के अंदर जो मिट्टी होती है, तो उसके जो पीएच लेवल है वो बेसिक होता है। मिल्ड बेस होता है भले ही वो, लेकिन उसका जो पीएच है वो बेसिक होता है। पर जैसे एसिड रेन्स होती हैं, उसके अलावा जब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे एसिड रेन में हमने देखा है कि जो पीएच 5.5 से कम जब हो जाता है तो वो एसिड रेन के अंदर आ जाता है, वो जो रेन होती है। तो जब वो होगी, उसके अलावा जब फर्टिलाइजर्स के अंदर जब हम नाइट्रोजन वगैरह का यूज़ करते हैं, सॉइल है अपने खेतों की, वो एसिडिक हो जाती है। और उसको खत्म करने के लिए जो किसान है वो MgOH का होल्ड वाइज, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये एक टाइप का बेस है, ठीक है, जो अगर अपने स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तब भी हमने ये इसको उपयोग में लिया था खाने के रूप में। तो एसिडिटी खत्म करता है, तो एक प्रकार का बेस है जो कि न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये जो 5-6 पॉइंट है आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, उसे भी आप पढ़ लीजिए। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है सम एसिड्स एंड देयर नेचुरल सोर्सेज। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमको कुछ एसिड्स पढ़ने हैं, उनके नाम हम देखेंगे और उनके जो सोर्सेज यानी जहाँ से वो प्राप्त होते हैं नेचुरली। मेन चीज़ है कि नेचुरल जो सोर्सेज है वो जो नेचुरल सोर्स हमको देखने, सबसे पहला जो एसिड है इसके बारे में देख लेते हैं, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हमको प्राप्त होता है, ये हम इसका जो सोर्स है, यहाँ पे हम एसिड्स लिख रहे हैं, यहाँ पे अपन को देखना है एसिड्स, जो एसिड्स हैं अपने, वो इधर हमको देखना है सोर्सेज। तो मैं यहाँ पे एक साइड एसिड्स के नाम लिखूंगा, उस साइड पे लिखेंगे हम सोर्सेज। दूसरा जो एसिड है तो इसका है विनेगर, ठीक है।
एप्पल जूस वगैरह जो होते हैं उनसे ये विनेगर बनाया जाता है। इसके तो जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। दूसरा जो अपना है मैलिक एसिड, ये इसका जो सोर्स है वो है एप्पल, ठीक है। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। तीसरा है टार्टरिक एसिड, इसका जो सोर्स है टामारिंड, इसको हिंदी में बोलते हैं इमली, ठीक है, इसको बोलते हैं इमली। फोर्थ जो एसिड है सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, इनके अंदर पाया जाता है ये, जैसे कि लेमन हो गए, इसके अलावा ऑरेंज वगैरह हो गए, उनके अंदर ही पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, खट्टे फलों के अंदर। यहाँ पे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज वगैरह, ठीक। तो सिट्रिक एसिड इसको हम बोलते हैं। और जो खट्टे फल है उनसे विटामिन सी भी हमको मिलता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी इनसे हमको प्राप्त होता है। तो ये जो 4 टाइप के एसिड हमने देखे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी जो एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज हैं उनको हम देख लेते हैं। देखते हैं हम 5वें नंबर पे, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके जो सोर्स हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो अगला जो एसिड है वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्ड में। जो मिल्क है उसके अंदर थोड़ा सा हमने दही से छाछ वगैरह उसको, तो क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट है शुगर, कौन सी प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर? शुगर, लैक्टोज। लैक्टोज जो शर्करा है मिल्क के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, मिल्क में होती है। उस शुगर को पचा के उसको एसिड फॉर्म कर देते हैं और वो एसिड होता है लैक्टिक एसिड, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, और उसको बना देते हैं वो कर्ड, यानी कि उसको जमा देते हैं और कर्ड बन जाता है, ठीक है। 6ठे नंबर पे जो एसिड हमको देखना है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक जो एसिड है ये पाया जाता है टोमेटो, सबने खाया होगा टमाटर, तो इसको बोलते हैं दही, ठीक है, दही, कर्ड इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो ये इसको भी आप नोट कर लीजिए, 2 एसिड ये हो गए। उसके अलावा आंट और हनी बी के अंदर जो पाया जाता है, हनी बी स्टिंग के अंदर, वो होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो वो हमने अभी इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में भी देखा, तो उसको भी आप यहाँ पे 7वें नंबर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7वें नंबर पे अपन को देखना है मिथेनोइक एसिड, उसको आप लिख लीजिएगा। उसके जो सोर्स हैं वो है आंट, और दूसरा जो है अपना जिसको हम बोलते हैं हनी बी स्टिंग, तो उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जो एसिड बेस और सोल्ट वाला जो चैप्टर है अपना, इसका जो पार्ट 3 है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट जो वीडियो है, लास्ट जो इसका पार्ट आएगा, उसके अंदर उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है, जो 4th पार्ट इस चैप्टर का आएगा, अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन में घर पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा साइंस के अंदर इंटरेस्ट दिखाएं, उनकी साइंस फर्दर स्टडीज़ के लिए बेहतर हो जाए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।